नमस्ते। मैं जूनियर कॉलेज विभाग की तरफ से एचजेएम कॉलेज करार बोल रही हूँ। परसों ही आप लोगों ने निराला भाई महादेवी वर्मा जी का संस्मरण, उसके बारे में मैंने जो जानकारी दी थी। निराला भाई इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें हिंदी साहित्य के जगत में निराला भाई कहा जाता है। भाई यानी कि हमारी महादेवी वर्मा जी ने उनको भाई का दर्जा दे दिया। महादेवी वर्मा जी के बारे में भी हमने जो रेखा चित्र है, जो उन्होंने जो कृतियाँ की है, लिखी है, उसके बारे में उनकी जन्मतिथि से लेकर सारी जानकारी मैंने आपको इससे पहले की तासिका में दे दी है और सारी जानकारी दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। जो हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि कवयित्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित कई घटनाओं के साथ साक्षी रही है। जो कि संस्मरण क्या होता है ये तो हमने आप लोगों को बताया कि संस्मरण यानी कि अपने जीवन में उनके साथ बीते हुए कुछ क्षण, कुछ घटनाएं जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा संस्मरण जो कि आप लोगों के अध्ययन के लिए आ चुका है, निराला भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अनेक लोग इस दुनिया में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर लेखनी अपने आप उठ जाती है। उसमें से हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई, जो कि हमारी महादेवी वर्मा जी, उनके साथ उन्होंने कुछ समय बिता दिया, कुछ घटनाओं के साक्षी रह चुकी है। उन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा, समझा है। उन्होंने इस संस्मरण में उनके साथ घटी हुई कुछ घटनाओं और उनके स्वभाव एवं व्यवहारों का चित्रण किया है। निराला जी कैसे है? संवेदनशील, उदार, आतिथ्य प्रेमी, सहृदय, फक्कड़, ऐसा उनका स्वभाव। और सदा ही निर्धनता में जीवन बिताने वाली ये कवि रह चुके हैं। वे स्पष्टवादी कवि थे, क्रांतिकारी कवि थे। अपने बारे में सही बात कहने से कभी भी नहीं चूकते थे। एक बार रक्षाबंधन के त्योहार में, जो कि पाठ की शुरुआत ही ऐसी है, जो हो चुका है लेकिन फिर भी आप लोगों को दोहरा रही हूँ, जो कि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार, लेखिका ने देखा कि उनकी कलाई में कुछ भी एक भी धागा बंधा हुआ नहीं है। तब लेखिका ने ऐसे ही उनको सवाल पूछा कि कौन बहन, जो कि आपकी कोई बहन नहीं है, आपकी कलाई खाली खाली है। जो कि रक्षाबंधन के त्योहार पर कवयित्री ने उनकी सुनी कलाइयाँ देखकर उनसे ये सवाल पूछा। तब उसका उत्तर ये आया कि कौन बहन मुझ बुक्कड़ को भाई बनाएगी। कभी अपनी उदारता और दूसरों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति के कारण सदा ही तंगी के ऐसे हालात में रहे हैं। वे खुद कष्ट सहते रहे, दूसरों का कष्ट दूर करते रहे। एक बार तो उन्होंने अपने लिए बनवाई रजाई जो है दूसरों को दे दी और स्वयं ठिठुरते हुए अपना जीवन बिताने लगे। खुद कांपते हुए सर्दियां काट दी। आर्थिक संकट सदा उनका साथी रहा है। इसके कारण वे अपने मातृविहीन संतान की भी उचित देखभाल नहीं कर पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में भी असहाय बने रहे और पुत्र को उचित शिक्षा भी नहीं दे पाए। और एक घटना भी लेखिका ने बताई है कि जबकि लेखिका को उनके अस्त व्यस्त या हमेशा जो कि दानवशता उनका जो स्वभाव है, उदार मत वाली, हमेशा दूसरों को मदद करने की उनकी इच्छा, जो कि हमेशा अपने पास कुछ न होने पर भी आतिथ्य करते रहते थे हमेशा, जो ये जो स्वभाव है, ये एक बार लेखिका के मन में आया कि आप, जबकि इनका कुछ नियोजन अर्थशास्त्र की दृष्टि से कुछ नियोजन में बांध दिया जाए। और इसी तरह से उन्होंने जब सोचा, एक बार तो उन्होंने कवयित्री को, जो कि 300 रुपये कहीं से, जब निराला भाई को कहीं से 300 रुपये मिल गए और 300 रुपये का बजट उन्होंने बनवाया
बजट बनाते समय लेखिका को बेहद खुशी हुई, लेकिन देखते देखते ऐसा होता है कि हम इससे आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का मुझे वचन दे दिया। बहुत सारे लोग उनको कहते थे कि अस्त व्यस्त रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, अपना जीवन ठीक ढंग से नहीं बिताते हैं, ठीक ढंग से वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, अंगोछा तक नहीं पहनते हैं। ये तो आगे चलकर उनके जीवन की सारी बातें आप लोगों के समक्ष जाहिर होने ही वाली है। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना कठिन है, दुष्कर है, लेकिन फिर भी लेखिका ने उस बात को अपने मन में ठान ही लिया। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते थे, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। मतलब क्या है कि न मैं उनको ज़्यादा खर्च करने देती, और जो मैंने नियोजन किया है अर्थशास्त्र की दृष्टि से कि आज हमारे ये भाई साहब किस तरह से पैसा खर्च करेंगे, इस पर मैंने कुछ नियोजन किया था, लेकिन इस नियोजन का आगे चलकर कैसी धज्जियाँ उड़ जाती है, या आप लोग देखोगे आगे के उदाहरण के माध्यम से कि विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता में हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले जैसे श्रेष्ठ मानता है। मतलब क्या है कि लेखिका को ऐसा लग रहा था कि क्यों ना हो मैं अपने भाई को कुछ नियोजन में बिठाऊंगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। कुछ कश्मकश में थी लेखिका, लेकिन इस कश्मकश में जबकि उन्होंने जो नियोजन बनाया, जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेखिका ने आप लोगों के सामने बताया है कि जैसे एक विद्यार्थी 10वीं कक्षा में बैठा है, लेकिन उसे पास होने की मतलब बड़ी कठिन ऐसा लग रहा है कि मैं पास हो चुकूंगा कि नहीं, मतलब होऊंगा कि नहीं, ऐसा उसे लग रहा है। लेकिन जब परीक्षा का फल आ जाता है तो उसे 10 गुण मिल जाते हैं, तो जितना वो खुश हो जाता है, उसी तरह से लेखिका को भी लगा क्यों ना हो मैं अपने भाई साहब के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। अस्तु, नमक से लेकर नापित, नापित का मतलब है कि नाई, नमक से लेकर मतलब खाने पीने से लेकर उनकी शारीरिक स्वच्छता के बारे में, चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया था, वह जब निराला जी की पसंद में आ गया, तब मुझे पहली बार अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। बहुत खुश हो गई कि मैंने जो कुछ नियोजन बनाया था उस नियोजन को हमारे भाई साहब ने, मतलब निराला भाई जी ने उसे मान्यता दे दी है। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क मुझे जमा करना है। लेखिका के हाथ में 300 रुपये तो दे दिए, लेकिन 300 रुपये आज उनके हाथ में है तो कल सुबह हुई तो आए और देखिए कि मुझे 50 रुपये चाहिए, एक छात्र की फीस भरनी है, ताकि जब तक मैं फीस नहीं भरूंगा वो छात्र स्कूल नहीं जा सकता है। 300 में से 50 रुपये ऐसे छात्र के लिए चले गए, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ की किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना है। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ सारा रुपया खत्म हो गया। तब उनके व्यवस्थापक के नाते ये दान जो है मेरे हिस्से पड़ गया। मतलब उन्होंने 300 रुपये दिए थे, लेकिन 300 से ज़्यादा पैसे उनकी तरफ जाने लगे। मैंने जो नियोजन बनाया था वह वही का वही देखते देखते तीसरे दिन तक जाके समाप्त हो गया। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे औढ़रदानी यानी कि उदार मत वाली ऐसे व्यक्ति को अगर वक्त पर रोक नहीं दिया जाए तो ये मेरी भी स्थिति वहाँ तक ले जाएंगे।
मुझे भी उनकी तरह भुक्कड़ बना देंगे, मेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा। अली अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे, तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का ढाढ़स, दुस्साहस का मतलब है कि ढाढ़स मैंने अपने जीवन में आगे चलकर नहीं किया। बड़े प्रयत्न से एक बनवाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य के हाथ में चली गई, अंतर्धान यानी कि गायब हो गई, मतलब दूसरों को दे दिया। हमेशा दूसरों को देते थे, अपने पास जो अपने लिए जरूरी है वे भी नहीं रखते थे। संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। वह श्रद्धेय मैती शरण गुप्त जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने में आ गए। देखिए, लेखिका कहती है कि 300 रुपये की बात जो है वह इसी तरह से मैंने नियोजन बनाने के बावजूद भी तीसरे दिन तक जाके समाप्त हो गया, उससे भी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। ऐसे ये उदार मत वाले हमारे भाई साहब, जबकि मैं थोड़ी सी कश्मकश में पड़ गई कि आगे चलकर मैं इनकी व्यवस्थापक होने के नाते मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे भी उनके जैसे ही होना पड़ेगा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि ऐसे व्यक्ति के साथ, मतलब ऐसे व्यक्ति का व्यवस्थापक होने के नाते मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इनका ये स्वभाव है और यह अपने स्वभाव से नहीं अलग हो सकते हैं। जो कि रज़ाई की बात भी वही है, कोट की बात भी वही है। ठंड से बचने के लिए मैंने उनको दे दी थी, लेकिन उसे भी दूसरे दिन किसी को दे दिया, पता नहीं चला, और खुद ठंड में सिकुड़ते हुए अपनी ठंडी के दिन बिताने में लग गए। एक दिन ऐसा ही हो गया, ये तीसरी घटना है। एक हो गई सावन के महीने में रक्षाबंधन की घटना, दूसरी हो गई वह 300 रुपये की घटना। व्यवस्थापक होने के नाते लेखिका ने वह काम करने की इच्छा रखी थी। और तीसरी घटना ये है कि मैथिली शरण गुप्त जबकि उनके घर आने वाले थे, मतलब आ चुके थे, अब आने के बाद हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव, हमेशा मेहमान भगवान की तरह होता है। चाहे हमारे कुछ हो ना हो, लेकिन अतिथि को किसी तरह की कमी ना हो। इसलिए हमारे निराला भाई क्या क्या करते हैं उनके लिए, ये हम आगे चलकर आप लोगों को बताने वाले हैं। आतिथ्य ग्रहण करने के लिए गए, बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश यानी कि थोड़ा दिया सलाई यानी कि वह तिल्ली, उस तिल्ली के प्रकाश में छोटी सी जगह और उस गली में से, उस सीढ़ियों में से उतरकर आगे हुआ ऐसा कमरा जहाँ पे रोशनी भी ठीक ढंग से नहीं थी, दिया जल रहा था, उसमें ठीक ढंग से उतना जितना आवश्यक है उतना तेल भी नहीं था। उस क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो कठोर साहित्य साधना का एक मूक साक्षी रही है। ऐसे अंधेरे से भरा कमरा जहाँ भी अपने जीवन आवश्यक वस्तु भी वहाँ पे ज़्यादातर नहीं थी। एक दिया था, उसमें ज़्यादा जैसे वह दिया जल रहा है, अभी मिटने का नाम लेगा, ऐसे वह दिया। लेकिन वह कमरा एक साहित्यकार की लेखनी से जो साहित्य निर्माण हुआ उसका मूक साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। जैसे थोड़ा सा तेल उस दिए में होने के कारण वह जो ज्योति है वह जैसे धीरे धीरे जल रही थी और उसमें से मध्य में से क्षीण ऐसी रोशनी उस प्रकाश में उस कमरे में फैली हुई थी। वह प्रयत्न कर रही थी कि प्रकाश देने का। वह आलोक रहित तो सुख सुविधा शून्य घर, आलोक यानी कि प्रकाश, रहित यानी कि जहाँ पे अंधकार है, प्रकाश नहीं है, सुख सुविधा शून्य वह कमरा। सुख के जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए थी वह सारी वस्तुएं वहाँ पे नहीं थी। सारी सुविधाएं जैसे हमारे घर में जो नहाने के लिए बाथरूम होता है, जो कि खाने के लिए वह सारी बर्तन होते हैं, पानी पीने के लिए घड़ा होता है। लेकिन देखिए यहाँ आप लोगों को आगे चलकर वह भी बात समझ में आएगी कि जब मैथिली शरण गुप्त उनके घर में आए, जो कि बगल में वह कंबल
वो बिछोने का बंडल दबाकर अपनी उन सीढ़ियों से होकर अंदर उस कमरे में पहुंचे, तब उनको पता चला कि असुविधा से शून्य उनका वह कमरा, लेकिन साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा उनका ये कमरा, जो कि गृहस्वामी के विशाल आकार उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। सतर्क यानी कि वो सावध थे, जैसे प्रहरी यानी कि पहरा देने वाला, एक पहरा देने वाले की तरह। मतलब ये जानते थे कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति आ चुका है, अतिथि बनकर आ चुका है, उसे किसी तरह की कमी होने नहीं चाहिए। खान पान, रहना, उठना, बैठना, सोना, ये सारी व्यवस्थाएं पहले इनके घर में नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे घर में कभी कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हम नहीं दे पाते हैं तो हम पड़ोस से लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि उस मेहमान को किसी तरह की कमी ना हो, वह भगवान की तरह होता है। इसी तरह से हमारे निराला भाई क्या करते हैं, उनके लिए एक मिट्टी का घड़ा लेकर, जबकि उसमें से गंगा जल यानी कि पानी लेकर आते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार करने में घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ उनके घर में मिला उनके तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया, उनके बैठने की, सोने की व्यवस्था की। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही लेखकों ने न जाने रात भर बैठकर ऐसे कौन से विषय पर विचार विमर्श हुआ, उसके बारे में लेखिका नहीं जानती है। लेकिन सुबह होते ही उनको ट्रेन में बिठाकर सुरक्षित रूप से मुझे संदेशा देना नहीं भूले कि आए थे भाई साहब और चले गए। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर मुझसे कहने के लिए आते, थोड़ा सा घी मिलेगा, सूखी लकड़ियाँ मिलेगी, अगर है तो रखवा दो, मेरे इक्के पर रखवा दो। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है, उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जाए तो जैसे छोटे बच्चे को पता चलता है कि आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो वे जैसे उछलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि मेहमान की अतिथि का सत्कार करते समय, उनका स्वागत करते समय, जबकि उनके स्नेह भोजन के लिए जो कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, जो कुछ बनता है, बच्चे भी बेहद खुश हो जाते हैं, कोई मेहमान बनकर आया है। और इसी तरह से जबकि छोटे बच्चे के चेहरे पर जो खुशी छा जाती थी, उसी तरह से इनके घर में कुछ ना होने के बावजूद भी यहाँ वहाँ से मांगकर अतिथि का स्वागत, खुद भोजन बनाते थे, खुद थालियाँ परोसते थे, और खुद जो कि झूठे बर्तन मांजने में भी उनको बेहद ही खुशी मिलती थी। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे तो सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा जबकि विस्मय छलक आता था उनके चेहरे पे, जो अपना घर समझ कर आए हैं। उनसे ये कैसे कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए किसी घर के लिए आगे, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप आगे जाओ, दूसरों के घर जाओ, ऐसा कभी भी उन्होंने किसी से नहीं कहा है। जो है उसी में, जबकि अतिथि का स्वागत सत्कार, उनके भोजन की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की है। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। हमारा देश किसानों का देश है, हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जबकि वे शिकागो में गए थे, वहाँ पे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ पे अपनी संस्कृति की एक थोड़ी नहीं बहुत सारी छवि छोड़कर चले आए हैं। जबकि सारे लोग, एक वो छोटी सी घटना भी आप लोगों को मैं एक छोटी सी वो बात बताना चाहूँगी कि वे जब मीटिंग समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे थे और सभी को चाय दी गई। जब चाय पीते समय सभी लोगों ने वो कप में चाय पिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, मुझे कप सिर्फ इससे नहीं, वो निचले वाला हिस्सा यानी कि बशी भी चाहिए। तब उन्होंने बशी में चाय डालकर पी। तब सारे लोग थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे, लेकिन जबकि थोड़ी देरी के बाद एक व्यक्ति आया और
तब तक तो सारे लोगों ने अपनी चाय झूठी बना दी थी, और झूठी बनी चाय हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि अरे दे आइए, मेरे पास बाकी है, ये इसमें से उनको दे दीजिए। ये हमारी संस्कृति, यही हमारी, जो मेरे पास है उसमें से थोड़ा बचा हुआ है जो कि आपको देना चाहते हैं। यह हमारी संस्कृति जो कि ग्रामीण किसानों में मिलती है, हमारे देश में मिलती है, हमारे ये संस्कार है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफॉइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित घटना एक जो है, इस घटना के बारे में आपको मैं कल बताऊंगी। धन्यवाद।